Hello friends, I'm Dr. Nilesh Sawant from Ideal Coaching Classes. So लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने देखा है, हमने zoology के ऊपर एक पढ़ा था, that where we studied the circulatory system and एक और आज लेक्चर उसी का है जो हम हार्मोनल पे देखने वाले हैं। तो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है तो ये हम आज देखेंगे। शॉर्ट में we will see some functioning of 1 or 2 hormones एंड उनसे होने वाले डिसीजेस कैसे होते हैं। सो हमने जब थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है तो अब थोड़ा एक दूसरा सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। सो टुडे व्हाट वी विल बी सीइंग इज द हार्मोनल सिस्टम। टुडे व्हाट वी विल बी सीइंग इज द हार्मोनल सिस्टम का एक टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। Now, as you know, मैंने लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें अराउंड अबाउट 10 बॉडी सिस्टम्स काम कर रहे हैं। 10 बॉडी सिस्टम्स काम कर रहे हैं मतलब डिफरेंट थिंग्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, हार्मोनल, उसमें से एक है रिप्रोडक्टिव, इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये सब सिस्टम्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और उनमें से अगर हम थोड़ा कैटेगराइज करें तो जो सबसे मेन ट्राइपॉड्स मैंने बताए भी थे अपने ह्यूमन लाइफ के लिए, जो 3 वाइटल ट्राइपॉड्स हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर पर्सन इज लिविंग और नॉट, इज सिंपली द सर्कुलेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो सिंपल अपने लंग्स, मतलब इन्हें हम वाइटल ट्राइपॉड्स बोलते हैं क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऑर्गन का फंक्शनिंग हैम्पर होता है इट विल अफेक्ट द अदर्स एंड ऑब्वियसली दैट कैन कॉज डेथ। पर इसमें सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस में आता है 2 सिस्टम्स जो कि है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। दोनों डिजाइन होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी फंक्शंस। क्योंकि सिंपल है, अगर कोई भी बॉडी पार्ट इंडिपेंडेंटली कैसे भी काम करेगा तो ये शरीर चल नहीं पाएगा। सो इन्हें मिलजुल कर एक सिंक्रोनाइज्ड मतलब बोलते हैं ना, सारे मशीन के पार्ट्स एक साथ काम करेंगे तब वो मशीन वर्क करती है। सिमिलरली तो ये सारे 10 सिस्टम्स, इनके ऑर्गन्स जब मिलकर काम करेंगे तो ये शरीर काम करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, एक तो है नर्वस सिस्टम, एक तो है हार्मोनल सिस्टम। ऑब्वियसली दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क है ही। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रीडोमिनेंटली अपना नर्वस सिस्टम काम करता है, मतलब अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें ब्रेन हमेशा कंटिन्यूअसली नहीं कर सकता, बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है ये जनरली काम करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से, जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करते हैं और फिर वो थ्रू आउट द बॉडी सेंड होके वो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ब्रेन उन्हें रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जबकि हार्मोनल सिस्टम इज ड्यू टू कंट्रोल्ड बाय सम केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, सो हार्मोनल सिस्टम यही कंट्रोल वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो समझ सकते हो, दिस is quite fast, मतलब the response given by the nervous system is fast but it is short lived, मतलब ये जल्दी से खत्म हो जाता है। मतलब सिंपल, सपोज मैं खड़ा हूँ, पीछे पिन है, मेरा हाथ पिन को लग गया, लगेज में मेरा हाथ आगे कर लेता हूँ, फिनिश्ड, स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स भी दे दिया। सो ये ऐसा है। सो these type of impulses are very fast and short lived और यही अपने सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, सो जिन्हें हम रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई बोलते हैं। दूसरा जो है, ये जो होता है कंपैरिजन में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ हार्मोन्स फास्ट भी काम करते हैं बट मेजॉरिटी हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग और इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। ठीक है, इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। जैसे एक और है, कुछ फंक्शंस बॉडी के ऐसे होते हैं व्हिच टेक्स टाइम। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, डाइजेशन अपना। हम जब खाना खाते हैं उसको अपने मतलब आखिरी निवाला खाने के बाद से लेकर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में मतलब
डाइजेशन करने में लगभग 4 से 8 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है पर्सन की मेटाबॉलिक रेट पे। पर एक बार जो हमने खाना खाया उसको पूरी तरीके से पचने में या लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने में कम से कम 4 से 8 घंटे लगते हैं। अभी 4 से 8 घंटे ब्रेन के सिर्फ यही देखता रहेगा क्या कि इसोफेगस से खाना ठीक से पहुंचा है क्या, स्टमक ठीक से चर्न कर रहा है क्या, एसिड्स रिलीज हुए क्या, एंजाइम्स रिलीज हुए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या, ठीक है। सो ब्रेन के इन चीजों पे ही देखता रहेगा क्या, बॉडी के दूसरे फंक्शंस नहीं है क्या। फिर जो सेंसरी स्टिमुलस आते हैं, मतलब आंख, नाक, देन टंग हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, जो अपने 5 बेसिक सेंसेस है जिससे हम जिस एनवायरनमेंट को फील करते हैं, तो वो जो स्टिमुलस है वो कौन रिसीव करेगा। सो बॉडी ने क्या कर दिया है कि एक जो ये सिस्टम है, रादर एक आदि जो प्रोसेस है जो लंबी चलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स डिजाइन किए हैं। सो हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मेटाबॉलिज्म के लिए लगता है थायरॉक्सिन। सो जब हम खाना आखिरी वाला खा लेते हैं तो ब्रेन से सिग्नल थायराइड को आता है, थायराइड विल रिलीज थायरॉक्सिन, एंड फिर थायरॉक्सिन अगले 3-4 घंटे जो है या 4-5 घंटे ये खाने का पूरा मेटाबॉलिज्म देखेगा। हाँ, ऑब्वियसली द हार्मोनल सिस्टम इटसेल्फ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है एंड फिर ये वो बॉडी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रेन ही रख रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, बट उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इफ एनी प्रॉब्लम देन दिस सिस्टम विल इन्फॉर्म द ब्रेन कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, तब ब्रेन विल लुक इनटू दैट मैटर। सो हार्मोनल सिस्टम जो है वो स्लो, मतलब जो एक जैसे सिंपल एक और एग्जांपल हो गया, सिर्फ ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म, जिसके लिए हमें पता है इंसुलिन लगता है। सो वो एक स्लो प्रोसेस है। खाना पेट में जाने के बाद 2 से 1.5-2 घंटा खाना पेट में रहेगा, फिर वो आगे रिलीज होता है इनटू द इंटेस्टाइन्स, जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन शुरू होता है, एंड उसके बाद से शुगर्स बनना शुरू होती है जो ब्लड में आती है। मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, रफली 2 घंटे बाद इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, रफली बोल रहा हूँ मैं। सो इट इज 1.5 से 2 घंटे बाद इंसुलिन का सिक्रीशन हो सकता है। कभी कभी खाना मतलब स्टमक में होता है तभी इंसुलिन रिलीज हो जाता है, एंड ये इंसुलिन अगले 3-4 घंटे तक, कम से कम 3-4 घंटे तक, डिपेंड कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, वो शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता रहेगा। सो ये लॉन्ग लास्टिंग वाले जो काम है वो हार्मोनल के जिम्मे डाल दी। जैसे ग्रोथ, हम लोग पैदा होते तो इतने से रहते हैं एंड हम अपनी उम्र के 20 साल तक रफली बढ़ते ही रहते हैं। तो क्या ब्रेन क्या एक एक सेल के पास देखता बैठेगा क्या कि भाई मसल्स प्रॉपर्ली ग्रो हुए कि नहीं, कि भाई बोन्स ठीक से ग्रो हुए कि नहीं? ऑब्वियसली पूरी बॉडी प्रोपोर्शनली ग्रो करनी है। सो ब्रेन इतना छोटा छोटा कोपरे में नहीं जा सकता, तो हार्मोनल सिस्टम है। तो बॉडी अपनी बनाती है ग्रोथ हार्मोन जो सेल टू सेल रीच रखता है। प्रॉब्लम एक और है, नर्वस सिस्टम सिर्फ एक लोकलाइज्ड ऑर्गन को स्टिमुलस देता है, वो उस ऑर्गन के सेल और सेल तक नहीं पहुंच सकता। कौन? नर्वस सिस्टम। पर हार्मोनल सिस्टम के जो केमिकल्स है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच सकते हैं, एंड इसीलिए ये ज्यादा बेटर रीच दिखाता है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोलॉन्ग होता है। नर्वस का एकदम फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। थर्ड एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन दीज टू, एक तो यही है जो मैंने बताया, इट कैनॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये एक एक सेल तक नहीं पहुंच सकता, जबकि इट कैन, ठीक है, हार्मोनल कैन रीच ईच एंड every cell, each and every cell of the body, it can reach each and every cell of the body. So ये मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस बताया है हार्मोनल और नर्वस में। नो डाउट नर्वस ही डोमिनेंट है, एंड रियली देखा जाए तो मैनकाइंड के इस सक्सेसफुल इवोल्यूशन के लिए अपना नर्वस सिस्टम ही जिम्मेदार है। बिकॉज क्या चीजें सही है, देन किस चीज से खतरा है, ये हमें भापने की जो मतलब नॉलेज मिलती है, दैट इज इंस्टिंक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज अगेन ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। सो हम, ये तो काफी वास्ट टॉपिक है, तो मैं उसका एक छोटा सेक्शन ले रहा हूँ, दैट इज द हार्मोनल सिस्टम। नाउ अपन शॉर्ट में देखते हैं बॉडी में कौन कौन से मतलब हार्मोनल सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वगैरह वगैरह देखेंगे।
सो स्पीकिंग ऑफ हार्मोनल सिस्टम, सो ये हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। सो जो ये अपना हार्मोनल सिस्टम है, इट बेसिकली इट्स गवर्न और अदर ये सिक्रीशन का जो काम है ये कौन करते हैं, तो ग्लैंड्स। ना शरीर में देखोगे तो बेसिकली हम ग्लैंड्स के 3 टाइप पकड़ते हैं, वैसे तो उसके और भी है 3 ग्लैंड्स के अलावा, बट टुडे वी आर सीइंग अ बेसिक पार्ट ऑफ इट। बेसिकली ग्लैंड्स को हम 3 इसमें मतलब आप ऊपर अगर हम देखें, सो हम उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड लास्ट वाला है मिक्स्ड, या उन्हें मेसोक्राइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेसोक्राइन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल, जो ग्लैंड्स एंजाइम्स बना रहे हैं, जो ग्लैंड्स एंजाइम्स बना रहे हैं, हम उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जो ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं, हम उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, हम उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंड ऑब्वियसली मिक्स्ड या मेसो का मतलब क्या है, इट इज ये लोग एंजाइम्स भी बना रहे हैं और ये हार्मोन भी बना रहे हैं। सो ये एंजाइम्स भी बनाते हैं और ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, इनको हम मेसोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, नाउ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रीशंस pour कर सकते हैं टू द टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। एक सिंपल एग्जांपल ले लो। सो अगर मैं रफली फेस निकालता हूँ एक इंसान का, दिस इज माउथ, ठीक है, दिस इज नोज, तो जनरली फेस के एंड ईयर के आगे और नीचे की तरफ पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के ऊपरी से, मतलब ये कान के आगे और नीचे, मतलब यहाँ, तो यहाँ पे अपने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और उनके डक्ट्स माउथ में खुलते हैं और वो फिर सलाइवा जिसमें एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस है वो कैरी करने के लिए उनके डक्ट्स भी होते हैं। सो ये है कि पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स तुमने अपने 10th स्टैंडर्ड में, किसको लोअर स्टैंडर्ड्स में हो चुका रहेगा, हमको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। तो डक्टलेस का मतलब क्या है, उनको ऐसा कोई डक्ट नहीं है उनके सिक्रीशंस कैरी करने के लिए, सिंपली बिकॉज दीज आर, यहाँ पे डक्ट्स आर एब्सेंट सिंपली बिकॉज दे आर कंडक्टेड बाय ब्लड। तुम्हें पता है ब्लड बॉडी के कोपरे कापरे तक पहुंच सकता है, सो ईच एंड एवरी सेल तक उसकी रीच है, एंड इसलिए हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं ताकि इट कैन रीच टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और अदर where its action is desired. So every organ or every part of the body is covered up by the blood. So ये हार्मोन्स ब्लड में ही डाल दिए जाते हैं, तो जिधर उनका काम होगा तो उन ऑर्गन्स पे उस हार्मोन का रिसेप्टर होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक FSH नामक अगर हार्मोन है, इसका काम है मर्दों में, मेल्स में, टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड फीमेल में है इज टू प्रोड्यूस दी ओवा और दी एग्स। सादी भाषा में FSH का काम क्या है, तो ये क्या करता है, तो FSH काम करता है मेनली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। सो तुम देख रहे हो दोनों के गैमेट्स बना रहा है, तो सिंपल इस FSH हार्मोन का रिसेप्टर तुम्हें सिर्फ मिलता है मेल्स में उनके टेस्टीज पे, टेस्टीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल जो ये स्पर्म्स बनाते हैं, तो सिर्फ टेस्टीज के सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर ये FSH का रिसेप्टर होता है। तो ये हार्मोन कहीं पे भी जाए, ट्रैवल करे, वो आएगा तो जब वो टेस्टीज में आएगा, तब जब वो उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी वो उसका डिजायर्ड एक्शन दिखा पाएगा। तो इसलिए ये हार्मोन कहीं पे भी रिलीज हो जाए, सपोज गलती से हार्ट में चला गया, ब्लड फ्लो में हार्ट में चला गया, पर उसका रिसेप्टर उधर ना होने के कारण उधर उसका कोई एक्शन दिखता नहीं, वैसे भी उसका उधर कोई काम है भी नहीं। सो वैसे सिमिलरली फीमेल के ओवरीज में ये ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस द एग और द ओवा। सो इस तरीके से हार्मोन्स ब्लड थ्रू कैरी किए जाते हैं उनके टारगेट ऑर्गन्स तक, एंड वहां पे ही उनका एक्शन नजर आता है। सबको समझा? सो दिस इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड। वैसे और भी होते हैं, अपोक्राइन, होलोक्राइन, देन इसके अलावा
टेम्पररी ग्लैंड्स भी होते हैं। टेम्पररी ग्लैंड्स का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो दे कैन बी, मेजॉरिटी जो टेम्पररी ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन कैटेगरी के ही होते हैं। टेम्पररी मतलब दे आर नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन अ बॉडी, बट दे आर फॉर्म ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड इन अ बॉडी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल एक छोटा सा है, दैट इज प्लासेंटा। Now placenta is a gland which is formed in females during pregnancy only. तो जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स है, तो फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड से बनना शुरू होता है। एट बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ दिस ग्लैंड फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड फिर अगले 6 महीने माँ में और बच्चे में जो कनेक्शन है वो ये ग्लैंड मेंटेन करता है, दैट इज द प्लासेंटा। प्लस दिस प्लासेंटा आल्सो रिलीजेस सम हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, एचसीजी वगैरह वगैरह, सो ये प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। सो ये प्लासेंटा काम है, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ये प्लासेंटा मदर यूट्रस से डिटैच हो जाता है एंड इट इज थ्रोन ऑफ। सो ओनली फॉर रफली फॉर दोस 7 to 6 मंथ्स फीमेल बॉडी में ये ग्लैंड तैयार होता है, वो अपना एंडोक्राइन फंक्शन दिखाता है एंड लेटर ऑन इट इज शेडेड ऑफ। सो ऐसे टाइप के ग्लैंड्स को हम टेम्पररी ग्लैंड्स कहते हैं, व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बट दे आर फॉर्म्ड व्हेनेवर दे आर नेसेसरी। ठीक है, सो दीज आर दी वन टाइप ऑफ एंडोक्राइन। सो मैंने बताया ग्लैंड्स के भी और टाइप्स होते हैं, दैट इज मैंने बताया था मेसोक्राइन, मेसोक्राइन मतलब मिक्स, अपोक्राइन, होलोक्राइन, अपोक्राइन। सो वो अभी फिलहाल हमें इतना डिटेल में नहीं देखना है, सो ऑन। सो हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं एंड देखते हैं ये हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं। सो मैं ग्लैंड लेता हूँ बॉडी का, पहले देखते हैं बॉडी में कौन से ग्लैंड्स है। पहले देखते हैं बॉडी में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेड, तो हेड रीजन में पीनियल ग्लैंड करके एक ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन फंक्शन दिखाता है। देन हाइपोथैलेमस। नाउ एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन but it is meant to control the endocrine system। तो पूरा endocrine system हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको बोलते हैं master of all endocrine glands। और फिर हाइपोथैलेमस एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तुम्हारे बुक्स में शायद 2 स्टैंडर्ड के बुक्स में पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहा है, बट नहीं, हाइपोथैलेमस एक्चुअली इज द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड यू कैन से ही इज द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो इन दिस वे इट वर्क्स। देन पिट्यूटरी के बाद आता है यू हैव थायराइड, यू हैव पैराथायराइड, you have thymus, then even heart releases one hormone, then you have stomach, you have intestine, that is duodenum, which is a part of small intestine, that is duodenum, it also releases some hormones. Then you have adrenal glands, then जिन्हें हम suprarenal भी बोलते हैं, किडनीज के ऊपर होता है। Next is the pancreas. Next one is testes, but testes you will find only in male body, and ovary जो है you will find mainly in female body only। ठीक है, so ये थोड़े restricted glands है, respective sexes में वो glands मिलेंगे। So these are some of the endocrine glands that we see in our body। कुछ तो regular organs भी है, ठीक है, बट उनका कुछ सिक्रेटरी फंक्शन भी है। एक और आता है किडनीज भी है, किडनीज भी 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। सो ऑन, तो ऐसे लिस्ट है, प्लासेंटा लिख सकता था मैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल बॉडी सिस्टम। सो दीज आर सम ऑफ द ग्लैंड्स दैट वी हैव। नाउ सिंपल सी बात है, हम देखते हैं एक ग्लैंड और उसके एक हार्मोन का आज के सेशन में एक फटाक से उसका एक ओवरव्यू देते हैं कि ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ आज पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास और उसका जो वेल नोन हार्मोन है सबको पता है, दैट इज द इंसुलिन पार्ट। ठीक है, सो फटाक से थोड़ा पैनक्रियास के बारे में जान लेते हैं। नाउ स्पीकिंग ऑफ पैनक्रियास, so if this is the esophagus and this is your stomach, ठीक है, this is your stomach, ये है duodenum, ये है duodenum।
सो पैनक्रियास बराबर इस गैप में मौजूद होता है. सो दीज आर समवट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा स्टमक के पीछे है इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया. एंड देन दिस इज so these are the pancreas which are just found below the stomach in that C shaped structure of the duodenum. then उसके अंदर का ये डक्ट होता है जिन्हें हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं. एंड देन जनरली देखने को क्या मिलता है, सो हॉलो सर्कल्स में उसका एक्सोक्राइन पार्ट बता रहा हूँ, हॉलो सर्कल्स, एंड डार्कन सर्कल्स भी उसका एंडोक्राइन पार्ट बता रहा हूँ मैं. ठीक है. सो जनरली देखा गया है जो एंडोक्राइन पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन मतलब क्या, जो एंजाइम्स बनाता है वो पैनक्रियास के आगे वाले हिस्से में ज्यादा होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम असाइने बोलते हैं. ठीक है, वी कॉल देम असाइने, व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूसेस द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंड लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. तो ये एंजाइम्स बनाने के लिए डिजाइन्ड है. ऑब्वियसली पीछे टेल वाले रीजन में भी कुछ होता है, पर द टेल रीजन इज मोर inclined, or rather it has more number of endocrine units. ठीक है. सो इनके एंडोक्राइन ऐसा नहीं कि आगे नहीं है, आगे थोड़े स्कैटर्ड है, पर पीछे के साइड में ज्यादा एंडोक्राइन यूनिट्स कॉन्सेंट्रेटेड है. सो द टेल पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज मोर एंडोक्राइन, आगे वाला पार्ट इज मोर एक्सोक्राइन. सो इन्हें हम जानते हैं, हम कहते हैं इन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने ये ढूंढा था. आइसलेट्स मींस आइलैंड्स. सो ये छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे देख सकते हो, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैनक्रियाटिक बॉडी. इनका काम क्या है, इनमें एज यू नो बेसिक 3 टाइप के सेल, बट होता चौथा भी एक है. वी नो दे हैव अल्फा सेल्स, दे हैव बीटा सेल्स, they have delta cells, and they also have PP cells, और जिन्हें हम follicular cells भी बोलते हैं. ठीक है. Now this is something out of your reach. ठीक है, या आगे जब तुम थोड़ा मेडिकल लेवल या 12th प्लस पढ़ोगे तो उसमें होगा. फिलहाल तुम्हें तो ये 3 ऊपर के पता है. सबको पता है अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं. अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकेगॉन. ग्लूकेगॉन का काम क्या है, इट विल कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. सादी भाषा में इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. सबको समझा. बीटा सेल्स फॉर्म्स इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है, इसका उल्टा. इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा. मतलब ही इट विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. एंड डेल्टा सेल्स रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन जो इन दोनों को इनहिबिटरी एक्शन है. जब इंसुलिन ग्लूकेगॉन का काम डिजायर्ड एक्शन हो जाएगा तब सोमैटोस्टैटिन उन्हें रोकने का काम, मतलब इट विल स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन और इंसुलिन. तो हम रफली हम आज देखते हैं इंसुलिन शरीर पे कैसे काम करता है. मतलब जो सबसे, अगर तुम देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट यू कैन से 1/3 ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जिससे ग्रस्त है, दैट इज डायबिटीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन. सो एक शॉर्ट में हम देखते हैं कि ये होता कैसे, ये डायबिटीज होता कैसे है. तो सिंपल सी बात है. सो डायबिटीज जो कि टाइप 2 टाइप का डायबिटीज होता है. टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं. टाइप 2 इज दैट काइंड ऑफ डायबिटीज व्हिच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ. मतलब टाइप 1 डायबिटीज इट इज बाय बर्थ, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसको, बिकॉज डायबिटीज आल्सो कंजेनिटल, मतलब माँ बाप से बच्चे को भी हो सकता है, गिवन दैट पहले माँ बाप में से किसी को तो भी हो. दूसरा जो डायबिटीज है, मतलब द चाइल्ड बोर्न इज नॉर्मल एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ कोर्स ड्यू टू हिज फॉल्टी फूड हैबिट्स, ड्यू टू हिज फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग way too much of junk food and all, then he acquires diabetes. So that is the type 2 kind of diabetes which we will be seeing this. So पहले disease क्या है ये समझने के लिए
पहले हमें उसका नॉर्मल फंक्शनिंग समझना पड़ेगा। इंसुलिन करता क्या है, तो देखो इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास। इंसुलिन का सबसे मेन काम है इज टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करने के लिए इंसुलिन के पास तीन रास्ते हैं। पहला, फर्स्ट इट विल fill the body cells with glucose. It will fill the body cells with glucose. देखो अपने हर सेल के जो अभी सपोज ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है उसका, उसके ऊपर चैनल्स होते हैं, उसके ऊपर प्रोटीन चैनल्स होते हैं। तो ये इंसुलिन आके इस प्रोटीन चैनल को बाइंड करेगा और ये प्रोटीन चैनल खोल देगा ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर जाए। सो बोल सकते हो इंसुलिन वो ताले की चाबी है जिससे ये गेट्स खुलेंगे और तभी आसपास के ब्लड से जो ग्लूकोज है वो सेल में घुस सकता है। इस तरीके से वो क्या करेगा, पहले पूरे बॉडी में जो सेल्स है उनमें ग्लूकोज फिल कर देगा, इससे वो ब्लड में शुगर की मात्रा कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, पूरे सेल्स भरने के बाद अगर अभी भी ग्लूकोज ज्यादा है तो उसके पास सेकंड ऑप्शन बचता है, इज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इट इनटू लिवर एंड मसल्स। तो लिवर और मसल्स में उसे ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर देगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, जितना भरना था सेल्स को देना था दे दिया, अभी भी बाकी है तो इसको अब गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज आवर लिवर एंड मसल्स, बिकॉज ये दो जगह ऐसी जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। नॉर्मल लोगों में ये दो प्रोसेस में ही सारी शुगर बैलेंस आउट हो जाती है, बट जो लोग बहुत ज्यादा खाते रहते तो उनमें ये होता है कि ये दोनों मतलब लिवर मसल्स भरने के बावजूद भी अभी भी ग्लूकोज ज्यादा है, तो बॉडी के पास एक ही रास्ता बचता है लास्ट में, इज टू एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। इसलिए जनरली डायबिटीज में हम यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में अगर शुगर डिटेक्ट होती है तो इसका मतलब वो डायबिटीज का एक मतलब बोल सकते हैं मरीज है, बट हम यूरिन से कंफर्मेशन नहीं करते, हम ब्लड शुगर करते हैं। यूरिन इज जस्ट एन इंडिकेटिव कि डायबिटीज है या नहीं। अगर उसमें पॉजिटिव आया देन वी डू द ब्लड टेस्ट। तो तुम समझ सकते हो इंसुलिन वो ताले की चाबी है जो गेट खोल दे, दूसरा वो स्टोर कर सकता है, नहीं तो निकालेगा। अब सोचो जिन लोगों में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है, मतलब जिनको डायबिटीज है, तो सिंपल है, सेल के ऊपर का ये जो चाबी है वो अब नहीं है, ड्यू टू बार बार खाने से, बार बार मतलब जो बोलते ना एक तो ओवर ईटिंग एंड अनटाइमली ईटिंग, मतलब फ्रीक्वेंटली ईटिंग करने से होता क्या है, यू आर ऑलवेज पुशिंग योर बॉडी टू रिलीज इंसुलिन एंड दैट क्रिएट्स एन इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए होता क्या है, पैनक्रियास इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है एंड फिर होता क्या है, सेल्स के अंदर फिर ग्लूकोज नहीं जाएगा, मतलब वो चैनल्स कभी खुलेंगे ही नहीं। मतलब ऐसा है कि सेल के आसपास जो ब्लड है वो शुगर से भरा है, पर सेल्स के अंदर जाने के लिए शुगर नहीं है। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि हम समंदर में खड़े हैं, समंदर के बीचों बीच खड़े हैं और पीने को पानी नहीं है। सो दैट इज द केस व्हाट हैपेंस विद द सेल्स। ठीक है, सो सेल्स लिटरली आर स्टार्व्ड ऑफ ग्लूकोज एंड इसलिए फिर वो क्या करते हैं, वो और हंगर इंड्यूस करता है, क्योंकि सेल के अंदर शुगर नहीं गई है। सो वो ब्रेन को सिग्नल भेजते भाई शुगर भेज, तो फिर ब्रेन बोलता है अच्छा शायद खाया नहीं होगा, तो ब्रेन विल इंड्यूस हंगर एंड दैट पर्सन विल ईट फ्रीक्वेंटली। तो ये सबसे पहला लक्षण है डायबिटीज का, पॉलीफैजिया, बार बार खाते रहेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली इतना शुगर जिनमें इंसुलिन नहीं बनता, तो पहले दो प्रोसेस के लिए इंसुलिन है ही नहीं, तो एक ही तरीका बचता है, फेंक दो ग्लूकोज को, शरीर से फेंक दो। इसलिए डायबिटीज का दूसरा लक्षण है कि ये बार बार टॉयलेट हो जाते हैं। सो दैट इज पॉलीयूरिया, क्योंकि इतना शक्कर ब्लड में रखने का कुछ फायदा नहीं है, इसलिए दे गो फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसलिए 10-10 मिनट में टॉयलेट जाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि शुगर इज वाटर सोल्यूबल, अगर शुगर को शरीर से निकालना है तो पानी ही एक जरिया जिससे वो निकाला जा सकता है, एंड इसलिए बंदा बार बार टॉयलेट जाएगा। कॉमन सेंस से बार बार टॉयलेट जाएगा तो शरीर में पानी की कमी होगी। तो थर्ड लक्षण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीडिप्सिया, मतलब प्यास भी लगेगी। अभी ऑब्वियसली पानी अनलोड किया है तो लोड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन है जब तक ये शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं होता तब तक इसको पेशाब होती रहेगी, ये पानी पीता रहेगा। So this is the vicious cycle of what you can say the diabetes, and ये तब तक ठीक नहीं होता है जब तक कोई प्रॉपर मेडिकेशंस ना लो या इंसुलिन के इंजेक्शंस ना लो। Hope so you all liked it. So please like and subscribe. Bye.